पढ़ते हैं। कई सारी चीज़ें हैं, राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी खोजें हैं जिनके बारे में आपको यहाँ बताया जाएगा, उसे समझाया जाएगा और उसे पहचाना जाएगा। तो इसकी हम लोग अब बात करेंगे और इसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें बताएंगे। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। तो पहली चीज़, ईस्टर द्वीप की खोज। ईस्टर द्वीप मोआई की रहस्यमय यात्रा के बारे में आज हम बात करेंगे। ये रहस्यमय यात्रा क्या है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे होती है, इसके बारे में हमें समझने की आवश्यकता है। तो आइए इसको प्रारंभ करते हैं। नई सोच से पता चला ईस्टर द्वीप की विशाल मोआई मूर्तियाँ, मोआई मूर्ति कुछ इस तरीके की बनी हुई हैं, बहुत सारी कॉन्स्टेंट, इनके बारे में बात की जा रही है। इनको घसीटा या लुढ़काया नहीं गया था। क्या किया गया था? इनको ऐसे घसीट के लुढ़का के नहीं लाया गया था, इनको एकदम सीधे ऐसी स्थिति में चलाया गया था। मतलब जैसे बनी थी इनको एग्जैक्टली ऐसे ही चलाया गया था, ना इन्हें घसीटा गया ना इन्हें लुढ़काया गया। बनने के बाद इनको इस जगह पर लाया गया। ये इतनी बड़ी मूर्ति को इसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे चलाया गया। मतलब क्या हुआ, जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन के ऊपर हमने मूर्तियां रख दी और इनको लाने के बाद इसे उतारा नहीं, हमने इनको जिस प्लेटफॉर्म पर रखा उसके नीचे से ट्रेन निकल जाए, रैक ऐसे रुक जाए। इस तरीके से इस इंजीनियरिंग को किया गया था। तो ये भी क्या दिखाती है, एंशिएंट में सिर्फ इंडिया ही इंजीनियरिंग में आगे नहीं थी, कई ऐसे ट्राइबल एरियाज थे, कई ऐसे ट्राइब पीपल्स थे जो थे। जैसे आप देखिए कंटारा 1 कंटारा 2, उसमें भी मैजिक ही दिखाया गया। तो लॉजिक और मैजिक दोनों में अंतर होता है। हम जिनको इंजीनियरिंग समझते, हो सकता है वो देवता हो क्या हो ये नहीं पता, बट ये भी एक नई चीज़ खोजी गई है। अब ये कैसे साइंटिस्ट ने खोजी, कैसे इतिहासकारों ने बताया, ये तो अलग मिथ है, बट ये इन्होंने बोला। ये कहाँ पर है? ये पॉलिनेशियन आइलैंड पे है जो दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में है। चिली से 3540 किलोमीटर पश्चिम में है। 163.6 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। 3 विलुप्त ज्वालामुखी हैं यहाँ पे, तेरेवाका, पोइके एंड रानुकाओ। इन 3 विलुप्त ज्वालामुखियों के आइलैंड पर ये स्थापित है। मोआई मूर्ति क्या थी? पूर्वजों का सम्मान था। 40 फीट ऊंची और 75 टन वजनी है। कितना वजन है इनका? 75 टन तक वजन है इनका। और ज्वालामुखी पत्थर से बनाई गई, क्योंकि वहाँ ज्वालामुखी पत्थर पाए जाते थे, तो वॉल्केनिक रॉक से इसे बना दिया। पुकाऊ टोपी, मूर्ति पर नरम लाल पत्थर की बनी टोपी है जैसी संरचना होती है जो उसकी पहचान है। मतलब इनके सर के ऊपर क्या होता है, नरम लाल पत्थर से कैप पहनाई गई है। ठीक है। निर्माण काल 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में किया गया। कब किया? 13वीं से 16वीं शताब्दी, मतलब तकरीबन आज से 1100-1200 साल पहले। द्वीप पर अभी तक 900 से अधिक मोआई मूर्ति खोजी जा चुकी हैं। प्रत्येक मूर्ति को जानबूझकर अलग अलग विशेषताओं के साथ बनाया गया है क्योंकि वो इस व्यक्ति की उपस्थिति को दर्शाते थे। मतलब ये जो आपको 900 से अधिक मूर्तियां मिली हैं, सारी सेम नहीं है, सबकी पर्सनैलिटी, सबके फीचर्स बिल्कुल अलग है, क्योंकि एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन। तो आपको प्रॉपर मैनर में बताते हैं किस प्रकार से इन मूर्तियों को बनाया गया और इनकी संरचना क्रिएट की गई। इसके बाद भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के मानक सिद्ध किए गए। डीआरडीओ ने क्या किया है? एकीकृत रक्षा स्टाफ और त्रिसेवाओं के सहयोग से भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर IRSA मानक 1.0 जारी किया। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो भारत का पहले राष्ट्रीय विनिर्देश है। मतलब हम रेडियो के थ्रू अपने इंडिया में जो तीनों बेंच है, हमारी लड़ाई के युद्ध की तीनों शाखाएं, उनके बारे में वार्तालाप करते हैं। बेंचमार्क क्या है? USSCA यूरोप का एसोर, नाटो का स्टैंग DSR के मानकों के साथ सम्मिलित है। विभिन्न रेडियो प्रणालियों की भी सुरक्षा और कुशल संचालन को परिभाषित करता है। ये निर्यात करने में सक्षम है। मतलब मित्र देशों के भी हम ये DRDO का बना हुआ IRSA दे सकते हैं। व्हाट इज SDR? SDR एक रेडियो संचार प्रणाली है जो प्रसंस्करण रूपांतरण के लिए पुनः कॉन्फ़िगर करने योग्य सॉफ्टवेयर को बनाती है। पारंपरिक रेडियो की तुलना में अधिक लचीली है, बहुमुखी अनुकूलनीय है और बढ़ती वायरलेस दुनिया को जोड़ने में सहायक है। मतलब इसमें वायर नहीं होते। डिजिटल प्लेटफॉर्म है। औषधि संबंधी लाइसेंस प्रसंस्करण के लिए एक एकल खिड़की का मंच है। CDAC एंड CDSCO और औषधि नियामक प्राधिकरणों के समन्वय के लिए ऑनलाइन औषधि लाइसेंस प्रणाली अब हमने प्रारंभ की है। एक रूपता है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समान पारदर्शी जवाबदेही। देखिए, दवाइयों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में क्या आती है? औषधि संबंधी लाइसेंस लेने के लिए हमें कई सारे नीतियों को मानव करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे अभी कफ सिरप को लेकर इशू आया, मानकीकरण तो पहले सेट किए गए होंगे ना, उसको लाइसेंस ऐसे तो नहीं दे दिया, बाजार में बिकने लगा। आज आप कंपनी के ओनर को गिरफ्तार कर रहे हो, जो बच्चे मर रहे हैं उनके लिए कंपनी को ब्लेम कर रहे हो। बट क्या कंपनी से पहले उन अधिकारियों को ब्लेम करना हमारे लिए नहीं बनता जिन्होंने इस कार्य को सच में किया? आप अगर कोई बिल्डिंग गिरती है, आप बिल्डिंग के कंस्ट्रक्टर वाले मालिक को पकड़ते हो, क्या आपने कभी उस बिल्डिंग को बनाने के लिए NOC देने वाले अधिकारियों को जेल में पहुंचाया?
क्या दवाई बनाने वाली कंपनी और उसका मालिक ही जिम्मेदार है? विपणन करने वाले, उसका लाइसेंस देने वाले, उसको अप्रूवल देने वाले लोग जिम्मेदार नहीं? वो भी इतने ही जिम्मेदार हैं जितना एक व्यक्ति। उसीलिए दवाइयों का जब मानकीकरण किया जाएगा तो इनको एक ही जगह पर आराम से दे दिया जाएगा। 18 राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरणों को ऑनलाइन अपनाया है। निर्माण, बिक्री लाइसेंस, ब्लड बैंक, कॉप, जीएमजी, इन सब के लिए प्रमाण पत्र आदि प्रोवाइड करता है। अब समुद्री प्रबंधन परिषद प्रमाण, भारत के 10 भारतीय समुद्री और खारे पानी की मछली और झींगा किस्मों को जल्दी वैश्विक समुद्री प्रबंधन का प्रमाणन मिलने वाला है। जो हमारे यहाँ की समुद्री मछलियाँ हैं उनको हम परमिशन देने वाले हैं, है ना। स्टॉक स्वास्थ्य, मछली आबादी की स्थिरता को सुनिश्चित किया जाएगा। बताया जाएगा इनके स्टॉक स्थिर है कि नहीं, किस प्रकार का इनका स्टॉक है, वह सही से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बारे में सारी जानकारी होगी। पर्यावरणीय प्रभाव की बात होगी, पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, प्रभावी प्रबंधन है कि नहीं है। 5 वर्षों के लिए वैध है। इसके बाद इसकी फिर से ऑडिट होगी और इससे भारत के बारे में इन्हें बेहतर पता चलेगा। उसके बाद है नेसोलिक्स बना बिताए, एक नई ततैया की प्रजाति है। ततैया जो तितली जैसे उड़ने वाली प्रजाति होती है उसकी प्रजाति है। खोज का स्थान है पश्चिम बंगाल का सॉल्ट लेक, सेंट्रल पार्क में है और इसके अंदर इसको खोजा गया है। नामकरण सेंट्रल पार्क के स्थानीय वन बितान के सम्मान में किया गया है। यह भारत की पहचान की गई केवल 7वीं ततैया प्रजाति है। भारत में अभी तक 7 ततैया प्रजाति ढूंढी गई हैं, उनमें से एक है ये। यूलोफिडे परिवार से संबंधित है। अन्य ततैया प्रजातियों को परिजीवी बनाती है। इसके बाद नांगल वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात करेंगे। नांगल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है बेटा? पंजाब के रूपनगर जिले में शिवालिक पहाड़ियाँ जो है उनकी तलहटी पर है। रामसर स्थल में इसको स्थापित किया गया था अभयारण्य के रूप में 2009 में और 2019 में इसे रामसर स्थल में डाल दिया गया। 150 से अधिक पक्षी की प्रजातियां यहाँ पर है और कई संकटग्रस्त जानवर है। 116 हेक्टेयर में फैला हुआ है अभयारण्य, सतलज नदी के तट पर है। 1961 में भाखड़ा नांगल परियोजना के हिस्से के रूप में निर्मित मानव निर्मित जलाशय पर स्थित है। ये कई प्रवासी पक्षियों द्वारा अपना पड़ाव बनाया जाता है। तो भाखड़ा नांगल जब हमने डैम बनाया तो उसके अगल बगल जो झील बनी उसी में ये जीवन करता है। यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती हैं, इनका स्टार्टअप कैसे होता है? 1 बिलियन मूल्यांकन, $1 अरब या उससे अधिक मूल्यांकन होता है, यूनिकॉर्न कंपनी हो जाती है। 1200 प्लस वैश्विक संख्या है, 1200 से अधिक कंपनीज हैं जिनका $1 अरब से ऊपर मूल्यांकन है। 2023 में शब्द की उत्पत्ति हुई, है ना। एलिनी ने इसको लोकप्रिय बनाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। रक्षा मंत्रालय ने हाल में स्टार्टअप जब हुआ तो उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा शक्ति है। उद्यमी को मानक स्थापित करने का पूरा प्रयोजन ये देती है। इसके बाद यूनिकॉर्न क्या है? निजी स्वामित्व होना चाहिए, सार्वजनिक रूप में कोई कारोबार नहीं करते, उच्च विकास क्षमता है, तेजी से विकास और नवाचार का प्रदर्शन करते हैं, विघटनकारी तकनीकी है, मौजूदा उद्योगों को बाधित करने वाली नवीन उत्पादन या सेवाएं हैं, उद्यमी पूंजीपति और निवेशकों से पर्याप्त धन को सुरक्षित करते हैं। ठीक है। गजेल और चीता, ये क्या है? गजेल 2000 के बारे में स्थापित स्टार्टअप है जो 2 वर्ष में यूनिकॉर्न बनने की क्षमता रखते हैं। ऐसे कुछ होते हैं जो 2 वर्षों के अंदर यूनिकॉर्न बन सकते हैं, 500 मिलियन के आसपास हैं, 1 मिलियन के मूल्यांकन तक जा सकते हैं। चीता 4 वर्षों में यूनिकॉर्न बन सकता है। तो 2 शब्द आपसे और पूछे जाएंगे, गजेल और एक टाइगर। तो गजेल वो होता है जो आने वाले 2 वर्षों में यूनिकॉर्न बन सकता है और चीता वो होता है जो आने वाले 4 वर्षों में यूनिकॉर्न बन सकता है। यूनेस्को शिक्षा और संस्कृति का संरक्षक है। यूनेस्को ने मिस्र में पर्यटन पुरातत्व मंत्री खालिद अल अनानी की एजेंसी के लिए अलग निदेशक नामित किया है। शिक्षा, निरक्षरता उन्मूलन और मुफ्त शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। प्राकृतिक विज्ञान अनुसंधान के विकास के लिए कार्य करते हैं। सामाजिक विकास की बात करते हैं, सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ाते हैं और संचार के ज्ञान को बढ़ाते हैं। यूनेस्को 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस में और 194 देश सदस्य और 12 सहयोगी देश हैं। पीएम सूर्य, हर घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य योजना है कि इसमें प्रधानमंत्री क्या प्रयास कर रहे हैं? आपको सब्सिडी दे रहे हैं। किस चीज़ की? सोलर पैनल जो लगते हैं उसमें सब्सिडी देते हैं और चाहते हैं हर एक घर में सब्सिडीज़ के बाद सूर्य की रोशनी से ऊर्जा बने। 2 किलोवाट तक की सब्सिडी दी जाती है। जितनी उसकी लागत है उसका 60% सब्सिडाइज कर दिया जाता है। 2 से 3 किलोवाट के अगर आप
लगाते हैं तो उसके लिए 40% की सब्सिडी दी जाती है। 15 फरवरी 2024 को प्रारंभ किया गया। कई सारे क्षेत्र के बैंकों ने भी इसके लिए काम किया और 5.79 लाख से अधिक ऋण आवेदनों को मंजूरी दी। घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी। छत पर सौर पैनल स्थापित करने की सब्सिडी प्रदान की जाती है। मॉडल और सौर गांव, इससे कई जगह पर छोटे छोटे जो विलेजेस हैं, जैसे कई जगह पर आपने देखा होगा ग्राम सभा की ज़मीन है यूजलेस पड़ी है, वहाँ पर अगर आप सोलर पैनल लगा दें पूरा गाँव रोशनी मुफ्त में पा सकता है। स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन दिया गया। छत पर सौर स्थापित करने पर 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब यहाँ समस्या क्या है, सौर ऊर्जा का एक प्लांट लगाने में 1,90,000 से 2 लाख रुपए का खर्चा होता है। अच्छा, सोलर पैनल की कॉस्टिंग में कंपटीशन बहुत है। लोग क्या करते हैं, सोलर पैनल लगाते समय रेट कम कर देते हैं। कोई कह रहा है 2 लाख, कोई कह रहा है 1,95, कोई कह रहा है 1,64, कोई कह रहा है 1,75। तो हम क्या करते हैं, 1,64 वाला लगवा लेते हैं। पैनल में कोई अंतर नहीं होता, जो पैनल का स्ट्रक्चर होता है उसको हल्का कर देते हैं। अगर तेज हवा चलती है तो पैनल पतंग की तरह उड़ के गिर जाते हैं, 2 छतों आगे जाके डैमेज हो जाते हैं। और मज़ेदार बात है, जितने भी लोन होते हैं, जितने भी कंपनी सोलर पैनल लगाती हैं, वो इस घाटे को उसमें कवर नहीं करते। आप जब सोलर पैनल लगवाते हैं, आपको पहले क्या देखना है, भाई गर्मी में भी तेज़ हवाएं चलेंगी, छत पे आपने लगवा रखा है और एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इस तरीके से कुछ लगा है, अगर इधर से हवा चलती है तो ये बह सकता है, गिर सकता है, टूट सकता है। आप उस कंपनी से सोलर पैनल लगाएं जो इस प्राकृतिक आपदा से भी आपको बचाने के लिए इंश्योर्ड करे, वरना आपके 2 लाख रुपए कब हवा में उड़ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और दोबारा आप उन्हें इंस्टॉल भी नहीं कर सकते, ताकि पैनल डैमेज हो जाएंगे। तो सोलर पैनल लगवाते समय 10-20 हज़ार का मुंह ना देखें, एक बेहतर कंपनी ढूंढें जो आपको नेचुरल डिजास्टर से भी प्रोटेक्ट करती है। अभी राजस्थान और यूपी में कई ऐसे स्थान थे जहां पर तेज हवाएं चली। अभी रिसेंट बात कर रहा हूँ, बारिश के समय कई घरों के सोलर पैनल उड़ के रोडों पे आ गए, गाड़ियाँ डैमेज हो गई, लोग डैमेज हो गए। लोग डैमेज होने का मतलब है दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तो ये दुर्घटनाएं क्यों हुई, क्योंकि सोलर पैनल में मजबूती नहीं थी। कॉस्ट कटिंग आपने कर दी, सामने वाले को सपने दिखा दिए, घर में बिजली मुफ्त मिलेगी, उसने बेचारे ने अभी लगवाया था, पहला बिल नहीं आया, सोलर पैनल टूट गया, अब वो क्या करे। तो सोलर पैनल की मजबूती पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जिस पे भी सरकार ध्यान नहीं देगी, आपको ध्यान देना पड़ेगा। और सरकार दोबारा सब्सिडी भी नहीं देती। सुपर मून, आकाश में अद्भुत दृश्य। सुपर मून क्या है, पूर्णिमा या अमावस्या में पृथ्वी के सबसे करीब चंद्रमा होता है। चंद्रमा की कक्षा पूर्ण वृत्त नहीं है, इसकी दूरी महीने भर में लगभग 50,000 किलोमीटर तक बदलती रहती है, मतलब कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, इतना डिस्टेंस बदलता है। सुपरमून ज्वाला को प्रभावित करता है, जिससे पेरिजियन स्प्रिंग टाइड्स बनते हैं। चंद्रमा का मजबूत गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव सूर्य के साथ मिलकर काम करता है, जिससे ज्वार समान से थोड़ा अधिक कम होता है। 1979 में ज्योतिष रिचर्ड नेले ने सुपरमून शब्द को गढ़ा था। इसका मतलब क्या है, जो चंद्रमा सामान्य चंद्रमा से 14% ज़्यादा बड़ा दिखाई दे, कितना 14% ज़्यादा बड़ा हो जाए और 30% ज़्यादा चमकीला हो जाए, पेरिजियन स्प्रिंग टाइड्स को प्रभावित करे। और पेरिजियन स्प्रिंग टाइड्स को प्रभावित करता है, इन 3 चीज़ों को यहाँ पर जोड़कर देखा जाता है। धान की फसल में स्मट रोग लग रहा है, एक रोग लग रहा है जिसका नाम है स्मट। ये स्मट रोग है क्या, आइए इसके बारे में बात करते हैं। कारण क्या है, इसका कारण है बेटा गिनोइडिया वेरेंस नामक कवक है जो इसमें लगा है। इसे हल्दी रोग या उथुपाथी रोग भी कहा जाता है। लक्षण, धान के दानों में है ना काले कवच माइसेलियम की वृद्धि होती है, जो खेत के पीले कवक की वृद्धि से ढक जाता है। परिपक्व बीजाणु नारी रंग के होते हैं, नारंगी रंग के, और पीले हरे या हरे काले रंग में बदल जाते हैं। अनुकूल कारण क्या होता है, गर्म और आर्द्र मौसम जब होता है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है और 80% से अधिक आर्द्रता होती है। संक्रमित पौधे के मलबे में उपस्थित होते हैं और मिट्टी में उच्च नाइट्रोजन सामग्री के साथ ये चलते हुए दिखाई देते हैं। इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब, ये नासा ने अभी लॉन्च किया था। हेलोस्फेयर मैपिंग करेगा ये, ठीक है, ऊर्जावान कणों का पता लगाएगा, ये देखेगा कौन सो में एनर्जी है। इसके बाद अंतरिक्ष के मौसम का पूर्वानुमान लगाएगा। ये 10 लाख मील दूर है पृथ्वी और सूर्य के लिंगरेजेस L1 पॉइंट पर है। 10 वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित है और कई कणों का पता लगाने में अच्छा है। बच्चों के खिलाफ अपराध, बच्चों के खिलाफ बहुत सारे अपराध होते हैं जिनका संज्ञान लेना भी मुश्किल है। इन बच्चों के अपराधों की श्रेणी है, इनको भी देखना पड़ता है कि कौन कौन से अपराध हुए, उन पे किस प्रकार से सजा दी जाएगी, क्या उनके लिए पनिशमेंट है। तो बच्चों के खिलाफ अपराध को NCRB डेटा में जोड़ा गया है। 177,000 मामले, मतलब 1,77,000 मामले कुल दर्ज हुए हैं और अपराध दर 39.9 बढ़ी है। 45% अपहरण के केस हैं। 39.2 पॉस्को के मामले हैं। पॉस्को के मामले 40,434 मामले प्रवेशी यौन हमले के हैं।
और अपराधी पीड़ितों से परिचित थे, ठीक है, परिवार के सदस्य थे, मित्र थे या पड़ोसी थे। अब फिलीपींस द्वीप समूह की बात करेंगे। इसकी भौगोलिक स्थिति दक्षिण पूर्वी एशिया का एक द्वीप है, प्रशांत महासागर से घिरा है। उत्तर में दक्षिण चीन सागर, पूर्व में फिलीपीन सागर, दक्षिण में सेलेब्स और दक्षिण पश्चिम में सुलू सागर से घिरा है। सर्वोच्च बिंदु इसका है माउंट एपो। सबसे लंबी नदी है कागायान नदी। सक्रिय ज्वालामुखी मेयोन है और राजधानी है मनीला। हाल में फिलीपींस के सेबू प्रांत में 6.9 तीव्रता का एक भूकंप आया था, ठीक है, और ये सबसे बड़ा भूकंप है कुछ कंट्रियों के बाद। सड़क दुर्घटनाओं की बात करेंगे तो 2 पहिया की सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं हमारी कंट्री में होती हैं, फिर पैदल यात्री, फिर कार जी, फिर ट्रक एंड लॉरी। अब आप कहोगे सर पैदल यात्री भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सुरक्षित नहीं। आप जा रहे हो, बेकाबी गाड़ी आपको उड़ा दे। सुरक्षात्मक, सबसे सुरक्षात्मक यात्रा का मोड पता है क्या है? प्लेन। कैसे गिना जाता? सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? जितनी लंबे समय के लिए आप सड़क पे रहोगे उतना आपको खतरा। जैसे पैदल सबसे लंबे समय तक रहता है तो उसके दुर्घटना के चांसेस ज़्यादा है। कार वाला लंबी दूरी जल्दी तय करता है, बाइक वाला देर से करता है, साइकिल वाला उससे देर से करता है, तो पैदल के बाद साइकिल वाले को खतरा है। प्लेन सबसे कम खतरनाक चीज़ है, पर कायदे से जब प्लेन में लोग मरते हैं तो एक को नहीं बचते। उसके बाद वासेनार व्यवस्था और लेके नेबा दवा। वासेनार व्यवस्था पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के बारे में बात करती है। 1996 में स्टार्ट हुआ, 42 देश इसके हैं और 2017 में भारत शामिल हुआ। लेके नेबा दवा ऑस्ट्रेलिया के प्रारंभिक अल्जाइमर रोग के लिए लेके नेमा दवा की मंजूरी थी। ये मोनोक्लोनी एंटीबॉडी दवा है जो मस्तिष्क में एमाइलाइड प्रोटीन को लक्षित करती है और अल्जाइमर डिजीज़ को धीरे धीरे कम करती है जिससे व्यक्ति सही हो जाए। यहाँ पर अभी का करंट अफेयर्स खत्म होता है। अगर कोई डाउट है तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं।